बीत जाते हैं। आधी रात को पंकज अपने कमरे में सोया होता है, तभी उसकी पत्नी उसे जगाती है। देखो जी, अब पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे और इतने दिनों से हम ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो ये सारा घर और जमीन अब हमारी होनी चाहिए ना। आप अपने भाई को इस घर से निकाल क्यों नहीं देते? हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो। खेत की वसीयत भी मेरे पास ही है। कल ही मैं उसको पूरे परिवार के साथ गांव से बाहर निकाल दूंगा। ये हुई ना बात। अब देखना हमारे बच्चे कैसे ऐश की जिंदगी जिएंगे। फिर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जी देखिए, हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब हमने पिताजी के इलाज में लगा दी। ठंड बढ़ती जा रही है, पिंटू के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे में कैसे चल पाएगा? चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। इतने में पंकज वहाँ आ जाता है। मुकेश, अब मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता, तुम आज ही यहाँ से निकल जाओ। भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तो पिताजी का है और इतनी ठंड में मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाई है और ये घर अब मेरे नाम है। पिताजी की तबीयत खराब थी तब मैंने उनसे अंगूठा लगवा लिया था, इसलिए इस घर पर और जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। बस जो बूढ़ी गाय है ना, उसे लो और अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाओ। भैया आप हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिए कि पिताजी की सारी जमीन अपने नाम करवा लिए। ऐसा मत करिए भैया, भगवान के लिए रहम करिए। इतनी ठंड में मेरे बच्चे बाहर मर जाएंगे। भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना कपड़े और ना ही कोई घर। हमारे इस छोटे से बच्चे पर तो तरस खाइए। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, तुम जियो या मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलो यहाँ से। फिर पंकज मुकेश को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। जा यहाँ से, और ये बूढ़ी गाय भी ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भैया भगवान के लिए रहम करो, इस जमा देने वाली ठंड में अगर तुमने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बाहर तो हवा भी बर्फ की तरह चुभ रही है और हमारी सांसें तक कांप रही हैं। लेकिन पंकज एक नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। ठंड इतनी थी कि घर के बाहर शरीर जमने लगा था, चारों तरफ कोहरा छाया था। अब हम क्या करें जी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पिंटू की तबीयत पहले से ही खराब है, अब ठंड में इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर देखो ये गौरी भी बेचारी कांप रही है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दोनों उदास मन से वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी अचानक पिंटू ठंड के मारे बैठ जाता है। पिंटू बेटा उठो, क्या हो गया बेटा? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरी बेटी को ठंड लग रही है। तभी गाय जमीन पर बैठ जाती है और पिंटू को अपने पैरों से लिपटा देती है। देखो ये गौरी बिल्कुल माँ जैसी है, इसे कैसे पता चला कि हमारे बच्चे को ठंड लग रहा है? इंसानों से तो जानवर अच्छे होते हैं जी, ये हमारी तकलीफ समझ सकती है, लेकिन हम उनकी तकलीफ समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ ये तो है। जब तक गौरी पिंटू को अपने पैरों में लपेटे हुए है, तब तक मैं गांव जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। जी ठीक है, मैं यही गौरी और पिंटू के पास बैठती हूँ। फिर मुकेश कांपते शरीर और सुन्न पड़े हाथ पाँव के साथ कड़कड़ाती ठंड को चीरता हुआ सेठ के पास मदद की आस में जा पहुंचता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकूं। अरे तू तो सुक्कू का बेटा है ना? अरे तेरे पास तो खुद ही उतना बड़ा घर है, जमीन है, फिर तुझे पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? भैया ने धोखे से सारा जमीन अपने नाम कर लिया है और पिताजी के इलाज में मेरे सारे जमा पूंजी वाले पैसे खत्म हो गए और भैया ने मुझे और मेरे परिवार को गाय के साथ घर से बाहर निकाल दिया है और इतनी ठंड में मेरे बच्चे के ऊपर एक गर्म कपड़ा भी नहीं है। मेहरबानी कर दो सेठ जी। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे बे, तुम जैसे भूखों को मैं पैसे क्यों दूं? अरे जब तेरे भाई ने तुझे खुद का पैसा नहीं दिया और घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? और तू पैसे चुकाएगा कैसे? आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, बस मुझ पर रहम करिए। मेरा बच्चा ठंड के मारे मर जाएगा। वो कांप रहा है। अरे तुम्हारे जैसे कितने भिखारी होंगे जो रोड में इसी तरह तड़प रहे होंगे ठंड में, तो भी जाओ और उसी में लाइन लगा ले। सेठ जोर जोर से हंसने लगता है
और वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सेठ ने भी मेरी मदद करने से मना कर दिया। चलो गांव